हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत, जिसमें कि विदेशी यात्रियों का विवरण, जो कि सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। प्राचीन भारत में जो हमारे पूर्वज थे, वो इतिहास के बारे में बहुत ज्यादा नहीं लिखा है उन्होंने। एक्चुअली वो इतिहास के बारे में बहुत बहुत ही कम लिखा गया है। अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो प्राचीन भारत के में जो है, भारत के जो प्राचीन हमारे विद्वान लोग थे, उन्होंने अपना बहुत साहित्यिक तो बहुत सारे लिखे गए हैं, लेकिन इतिहास के नजरिए से कम लिखा गया है। ऐसे में विदेशी विवरण काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिससे कि हम अपने जो हमारे जो लोग लिखे हैं उनको और विदेशियों द्वारा जो लिखा गया है, दोनों को मिला करके हमको एग्जैक्ट जो है ज्यादा अच्छा से जो है पता चलता है। तो प्राचीन भारतीय जो इतिहास है, उसके अध्ययन के जो अनेक स्रोत है, जैसे कि साहित्यिक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत है, अभिलेख है, शिलालेख है, ढेर सारे स्रोत है, जिससे कि हमको पता चलता है कि प्राचीन काल में हमारा मतलब क्या इतिहास था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस प्रकार से अध्ययन करेंगे कि किसी भी एग्जाम में जो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो छूटेगा नहीं। आप देखते होइएगा, प्रायः यूपीएससी का एग्जाम हो या किसी राज्य का लोक सेवा आयोग का एग्जाम हो या स्टाफ सिलेक्शन का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, आपको इस प्रकार के कई क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें बोला जाएगा कि ये फलाना विदेशी यात्री हुएन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था, या फाहियान कहाँ के यात्री थे, अल मसूदी कौन थे, उन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा है। इस टाइप से आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे और ज्यादातर बार हम लोग इसका मिस्टेक कर देते हैं सही से जानकारी। इसीलिए आज इस प्रकार से हम आपको जो है पढ़ाएंगे, समझाएंगे, जिससे कि ये टॉपिक हमेशा के लिए याद हो जाए। तो कुछ अलग हट करके हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और नोट कीजिएगा। तो आइए जो है हम लोग देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों को हम लोग अलग अलग भाग में बांट लेंगे, ताकि हम लोगों को याद करने में सुविधा हो सके, ज्यादा दिन तक याद रहे। तो इसको मुख्य रूप से हम लोग 4 भागों में बांट लेंगे: यूनानी, रोमन, चीनी, अरबी और अन्य। अन्य में ज्यादा नहीं है, एक्चुअली वो मार्को पोलो इटली के थे। तो अब हम लोग यूनानी स्रोत, जो रोमन स्रोत है, वो ज्यादा। अब ये इसमें ध्यान देने की बात है कि इसमें बहुत सारे जो लेखक थे वो भारत का भ्रमण करने के बाद उन्होंने भारत के बारे में लिखा, और कुछ जो थे सो अपने ही देश में रहते हुए भारत के बारे में लिखा। तो दोनों ही के बारे में हम आपको बताएंगे, ताकि किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे इस टॉपिक पर खास करके। तो सबसे पहला नाम इसमें आता है टेसियस। टेसियस जो है, ईरान, जो कि पहले फारस कहा जाता था, फारस के राज दरबार में एक राजवैद्य था। तो टेसियस ने भारत के बारे में लिखा है। उसका जो विवरण है वो अतिशयोक्ति से भरपूर है। उसने मुख्य रूप से जो है लिखा है कि जो हमारा लड़ाई होता था ग्रीक से, फारस का खास करके, उसमें इंडियन सोल्जर भी लड़ते थे। तो इस प्रकार से कुछ अकाउंट्स दिया हुआ है, कुछ है वो उस समय के रीति रिवाज के बारे में भी, भारतीयों के बारे में है, लेकिन विवरण काफी अतिशयोक्तिपूर्ण है। दूसरा नाम इसमें आता है हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। तो इतिहास अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो फादर ऑफ हिस्ट्री से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता भी कहा जाता था, इन्होंने जो है एक हिस्टोरिका नामक अपनी पुस्तक लिखी है। हिस्टोरिका में उस समय जो ज्ञात इतिहास था, जितना भी इनको पता था पूरे वर्ल्ड का,
उसके बारे में इन्होंने लिखा है, और इसी क्रम में भारत के बारे में भी इन्होंने वर्णन किया है। उसके बाद आपको तीसरा नंबर में नाम आता है नियार्कस, अनेक्रिटस और अस्टियोबुलस, इन लोगों का। ये वो लोग थे जो सिकंदर, जिन्हें अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता है, के साथ ये भारत भ्रमण में आए थे, और इसीलिए इनका जो वृत्तांत है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो भारत आके इंडिया आए थे और इंडिया आने के बाद यहाँ के बारे में लिखा, तो इनका काफी ऑथेंटिक है इनका विवरण। तो इनका नाम याद कर लीजिए, इनके बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन जैसे सिकंदर का पूछा जाएगा समकालीन कौन थे, या सिकंदर के साथ कौन भारत आए थे, तो इस प्रकार से इनके बारे में पूछा जाएगा। या इनमें से कौन से ग्रीक जो है यात्री थे या ग्रीक थे, तो इस प्रकार से, कई प्रकार से यूनानी थे, कई प्रकार से आपको ये पूछा जा सकता है। तो इनका नाम याद कर लेना है केवल। उसके नाम आता है जो सबसे महत्वपूर्ण है नाम, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी, इंडिका। इंडिका इंडिका पुस्तक, वर्तमान में यह पुस्तक उपलब्ध नहीं है। इंडिका पुस्तक वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, परंतु यह बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। यह आपको उस समय जो भी हमारे पास जो है उपलब्ध जो है साधन थे इंडिया में, उसके बारे में इसमें जो है लिखा हुआ है। क्योंकि मेगास्थनीज 5 साल से ज्यादा तक चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में रहा था, राजदूत के रूप में। अब इसमें क्वेश्चन आएगा कि ये किसका राजदूत था, तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस जो है, सेल्यूकस जो है अलेक्जेंडर जो ग्रेट, सिकंदर का जो है एक सेनापति था। सिकंदर ने जाने के बाद अपने राज्य को जो है अपने सेनापतियों के बीच में बांट दिया था। उसी में से एक जो है उत्तर पश्चिमी भारत के सीमा पर ये एक राज्य था, जिसका बाद में ये शासक बन गया था। ऑन बिहाफ ऑफ जो है यूनानी ग्रीक जो किंगडम था, ऑन बिहाफ ऑफ देम ये सेल्यूकस वहां राज्य करता था। और सेल्यूकस को सिकंदर जो चंद्रगुप्त मौर्य था, उन्होंने अपना युद्ध में एक हराया भी था, आपको पता होगा। तो सेल्यूकस ने जो है मेगास्थनीज को अपना दूत बना करके भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और 5 साल तक वो पाटलिपुत्रा में रहे थे। और इसके कारण इनका जो विवरण है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। पाटलिपुत्र को इन्होंने पोलीब्रोथा कहा, तो पोलीब्रोथा के बारे में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इंडिका, सेल्यूकस, चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको याद कर लेना है। इसके बाद जो है अगला नाम आता है डाइमेकस। डाइमेकस जो है, डाइमेकस भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक यात्री था, ये भी मेगास्थनीज की तरह, ये भी भारत आया था, और ये भी राजदूत के रूप में बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था और सम्राट अशोक का जो है फादर थे, उनके राज दरबार में डाइमेकस राजदूत बनकर आया था सीरिया का। सीरिया के राजा एंटियोकस 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 कहां का था यह? सीरिया। तो सीरिया के राजा एंटियोकस का यह राजदूत था, बिंदुसार के दरबार में यह रहा था। तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद हो गया होगा आपको। इसके बाद नाम आता है टोलेमी। टोलेमी जो है, इन्होंने ज्योग्राफी करके पुस्तक लिखा था, और इसमें भारत के ज्योग्राफी के बारे में भी काफी वर्णन किया हुआ है कि मतलब कहां पर भारत में क्या है भौगोलिक रूप से। तो यह भी आपको उस समय के इतिहास, भूगोल बताने के क्रम में वहां के इतिहास और रीति रिवाज के बारे में भी इसमें वर्णन है। तो टोलेमी का जो ज्योग्राफी पुस्तक है, उससे भी हम लोगों को काफी जानकारी मिलती है। इसके बाद नाम आता है प्लिनी। प्लिनी जो है, प्लिनी साइंटिस्ट था ये, और साइंटिस्ट होने के साथ साथ ये फिलोसफिस्ट भी थे, मतलब दर्शन शास्त्र पर भी इन्होंने लिखा है। साइंटिस्ट तो ये थे ही। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है नेचुरलिस
नेचुरलिस हिस्टोरिया, नेचुरलिस हिस्टोरिया, इसका इंग्लिश में जो है अनुवाद हुआ है नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री जो पुस्तक है, इसमें जो है पेड़ पौधा पशु पक्षी इत्यादि के बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है। और ये प्लिनी का जो नेचुरल हिस्ट्री है, इससे हम लोगों को उस समय के तत्कालिक जो है प्राचीन भारत, जो कि पहली शताब्दी का ये पुस्तक है, एक्चुअली फर्स्ट सेंचुरी में, फर्स्ट सेंचुरी कर दीजिए इसको, फर्स्ट सेंचुरी में ये लिखा गया था, मतलब एडी, आफ्टर जो है क्राइस्ट के बाद। तो फर्स्ट सेंचुरी का यह पुस्तक है प्लिनी का नेचुरल हिस्ट्री। इसमें उस समय का जो परिवेश था, उसमें कौन कौन से जीव जंतु पशु पक्षी इत्यादि उस समय थे, तो यह भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है उस समय के हिस्ट्री का। डायोनुसियस नाम, इसको ऊपर आना चाहिए था, नीचे लिखा गया है। डायोनुसियस जो है, यह मिस्र के राजा जो है, मिस्र के राजा का ये राजदूत था, फिलाडेल्फस का। फिलाडेल्फस जो मिस्र के राजा का राजदूत था, ये आए थे अशोक के दरबार में। अशोक सम्राट जान ही रहे हैं, महान अशोक, उनके दरबार में ये राजदूत बनकर आए थे। ये भी राजदूत बनकर आए थे, मतलब मेघास्थिनिस, डाइमेकस, डायोनुसियस, ये तीनों राजदूत थे। और ये तीनों उसी इलाके से आए थे, एक ही इलाके से, अलग अलग देश के थे। ये सीरिया हो गए, ये मिस्र का हो गया, और ये सेलुकस का था। तो ये राजदूत बनकर आए थे इजिप्ट से। अब एक और नाम आता है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक पुस्तक का नाम है, जो पहली शताब्दी में लिखा गया था। 60-70 ईस्वी के आसपास ये पुस्तक लिखा गया है। इस पुस्तक में पहली सदी जो है, पहली शताब्दी में ये पुस्तक लिखी गई है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इस पुस्तक में जो हमारे देश में जो समुद्र है और पूरा इलाके है, उसके बारे में विस्तृत वर्णन है, हिंद महासागर और इसके आसपास के इलाकों के बारे में। ये पुस्तक वर्तमान में इसके लेखक का नाम ज्ञात नहीं है, लेकिन जो है इस पुस्तक से हमें कुछ समय के इतिहास के बारे में काफी जानकारियां मिलती है। हेलियोडोरस जो है, जो है विदिशा स्तंभलेख के बारे में आपने सुना होगा। विदिशा स्तंभलेख भी जो है एक ग्रीक राजा का राजदूत था, हेलियोडोरस। इसमें जो है विदिशा स्तंभलेख में जो है ना, इसके बारे में जानकारी मिलती है। उस समय के जो हमारे प्राचीन भारत का जो इतिहास था, उसके बारे में काफी प्रकाश पड़ता है इससे। तो इस प्रकार से हम आप देखते हैं कि यूनानी रोमन सोर्सेस से हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसके बाद आ जाता है आपका नाम चाइनीज, चीनी में सबसे पहला नाम आता है फाहियान का। फाहियान ने एक पुस्तक लिखी है, फोगु ओजू। चाइनीज भाषा में पुस्तक था, बाद में जो है ग्लिप्सेस ऑफ बुद्धिस्ट हिस्ट्री करके उसका जो है अनुवाद वगैरह किया गया है इंग्लिश में। तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, जो गुप्त वंश के राजा थे, चंद्रगुप्त, उनके शासनकाल में भारत आए थे। ये मुख्य रूप से जो है बौद्ध धर्म और बुद्ध के से रिलेटेड जो प्लेसेस थे, उनका इन्होंने ज्यादा भ्रमण किया था, और उसी के बारे में इन्होंने ज्यादा लिखा है, इतिहास के बारे में कम लिखा। फिर भी उस समय का जो परिवेश था, वातावरण था, उसके बारे में काफी जानकारी फाहियान के यात्रा वृत्तांत से मिलता है। फाहियान करीब 14 साल से ज्यादा भारत में रहे थे, 14 ईयर। तो इनके बारे में जो है इन सब चीजों के बारे में पूछा जाता है प्रायः, तो आपको ये याद कर लेना है। संजुगन नाम का भी एक जो है लेखक है चाइनीज, जिन्होंने भी जो है प्राचीन जो भारत
का, खास करके ये भी बुद्धिस्ट ही स्कॉलर थे, तो बुद्ध के बारे से रिलेटेड ही इन्होंने भी लिखा है। सबसे महत्वपूर्ण नाम है चाइनीज में ह्वेनसांग का। ह्वेनसांग करीब 16 वर्ष से ज्यादा इंडिया में रहे थे और उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी। नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाई किया था, नालंदा विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय में इस प्रकार की व्यवस्था थी कि वहां का जो द्वारपाल था वो पहले इंटरव्यू लेता था, मतलब इतना पढ़े लिखे लोग थे वहां, तो द्वारपाल वहां पर सबसे पहले लेते थे इंटरव्यू, और तब जाकर के अंदर प्रवेश मिलता था, और तब अंदर में फिर इंटरव्यू लिया जाता था, तब जाकर वहां एडमिशन होता था। तो ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई किया था। उस समय वहां का नालंदा विश्वविद्यालय का जो इंचार्ज थे उनका नाम था शीलभद्र। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि शीलभद्र कौन थे, या नालंदा विश्वविद्यालय का ह्वेनसांग के समय में कौन वहां का जो है अध्यक्ष थे या कुलपति थे, जो भी। तो शीलभद्र याद रखना है। ह्वेनसांग ने लौटने के बाद अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था, CUT क्या है? ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत है। इसमें उन्होंने उस समय के बारे में, अब उस समय कौन सा समय, ह्वेनसांग जब भारत आए थे तो उस समय हर्षवर्धन का राज्य था, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के जो शासन काल था उसके बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत से मिलता है। तो हर्षवर्धन, ये भी नाम याद रखना है ह्वेनसांग के जब हम लोग वर्णन करेंगे। तो ह्वेनसांग जो है बौद्ध से रिलेटेड जितना भी प्लेसेस था सबका भ्रमण किया था। पाटलिपुत्र का भी इन्होंने भ्रमण किया था, और पाटलिपुत्र के बारे में भी जानकारी मिलती है इनका जो यात्रा वृत्तांत है उससे, और साथ ही कई बौद्ध सोर्सेस का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला नाम आता है इथिंग। इथिंग जो है, इथिंग भी चाइनीज यात्री था, ये भी भारत आए थे, और इन्होंने भी, ये भी बौद्ध से रिलेटेड ही थे। एक्चुअल में चाइनीज जितने भी आए थे वो सब बौद्ध धर्म और उससे रिलेटेड स्थल के ही खोज करने आए थे। तो ये चीज कॉमन है सभी चाइनीज में। तो ये भी मतलब आपको क्वेश्चन का ऑप्शन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उससे भी, इससे भी आप समझ सकते हैं कि बुद्ध धर्म से रिलेटेड ही होगा। जब भी चाइनीज अगर कोई नाम आएगा तो उसमें बुद्ध धर्म से ही रिलेटेड आंसर जो होगा वो ही सही होगा। तो ये इस चीज को भी ध्यान में रखना है अगर अन्य ऑप्शन दूसरे कैटेगरी का है तो कई बार याद नहीं रहने पर हम लोग इस मेथड का भी उपयोग करते हैं, जिसे एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। मतलब इसमें ये नहीं हो सकता तो उसको पहले बाहर करो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये काम आता है। तो इथिंग हो गया। तारानाथ जो है बौद्ध तो नहीं थे, तिब्बती, तो मतलब ये बौद्ध ही थे, ये चाइनीज नहीं थे, तिब्बती थे। वो आजकल तिब्बत को तो चीन ने ही कब्जा लिया है, तो हमने यहीं पर डाल दिया, इसको अन्य में भी आप रख सकते हैं। तो तारानाथ जो है, जिन्हें लामा तारानाथ कहा जाता है, ये भी बौद्ध भिक्षु थे। इन्होंने जो है अपना तंगयूर और कंगयूर करके दो ये लिखा है महाकाव्य। तो तंगयूर और कंगयूर, इसमें इन्होंने जो है उस समय का बौद्ध जो जीवन था उसके बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है, और इससे भी हमको जो है काफी जानकारी मिलती है 11वीं 12वीं शताब्दी का। तो तारानाथ, एक नाम है ह्यूगलिक, इसके बारे में ज्यादा नहीं सुना होगा। इन्होंने लाइफ ऑफ ह्वेनसांग करके एक पुस्तक लिखा था, भी चाइनीज थे। तो इससे भी हम लोगों को उस समय के बारे में काफी अच्छी जानकारी मिलती है। ह्वेनसांग का वर्णन किया हुआ है उसमें जो है हम लोगों को पता चलता है इंडिया में उस समय क्या स्थिति था। अरबी सोर्सेस जो है, अरबी सोर्सेस बाद के जो प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां देती है, जिसमें सबसे प्रमुख नाम आता है अलबरूनी। अलबरूनी अलबरूनी जो है महमूद गजनबी के साथ भारत आया, और वो उस समय के जो कल्चर, कस्टम, जो उस समय जितना भी था, फिलोसफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सबके बारे में लिखा है अलबरूनी ने। और अलबरूनी का जो ये है, अलबरूनी ने एक किताब लिखा है जिसका नाम है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद, इसे तहकीक हिंद भी कहते हैं।
तहकीक हिंद। तो ये जो है हिंद दो है, दो है, इंग्लिश लिखने का ज्यादा हैबिट होने के कारण। तो तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद जो पुस्तक है, इसका हिंदी में अगर नाम करें तो भारत की खोज ही हुआ इसका नाम, तहकीक ए हिंद। इस पुस्तक में इन्होंने अपना जो है भारत के बारे में काफी जो है जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारियां दी है, जो काफी ऑथेंटिक है। इसके बाद नाम आता है अल मसूदी। अल मसूदी का नाम आपने सुना होगा। इन्हें अरब में जो है इतिहास का पिता, मतलब अरब के इतिहास का पिता कहा जाता है अल मसूदी को। इन्होंने भी इंडिया के बारे में जो है लिखा है। उस समय जो है, उस समय जो थे शक प्रतिहार, इस सब के बारे में इन्होंने काफी अच्छी जानकारी दी है। पाल प्रतिहार जो थे उनके बारे में। सुलेमान है, सुलेमान भी जो है ये राजपूतों के बारे में अच्छी जानकारी दिए हैं। बिलादुरी भी जो है एक अरब लेखक थे, इन्होंने भी जो है भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी है। अन्य जो लेखक है उसमें मार्को पोलो है, जो इनका नाम आप सभी ने सुना होगा। मार्को पोलो विश्व भ्रमण पर निकले हुए थे और इन्होंने पूरे विश्व की यात्रा की थी। चंगेज खान के जो है दरबार, जो मंगोलों के दरबार में ये रहे थे। तो मार्को पोलो ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में जो है भारत का विवरण दिया है और उसमें काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती है। तो दोस्तों जो है अब पूरा हम लोग जो है इसको देख लिए हैं। आपको यूनानी, चीनी, अरबी, अन्य लेखक, इस प्रकार से इस 4 भागों में इसको बांट देना है। इसके बाद हम लोग इसको जो है एक एक करके जो है इसको याद कर लेना है। ज्यादा नाम नहीं है। हर एग्जाम में, चाहे किसी भी कैटेगरी का एग्जाम हो, उसमें आपको 1, 2, 3 क्वेश्चन इससे आ ही जाएगा। या तो कोई किताब का नाम आ जाएगा, जैसे नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखा है तो प्लिनी हो जाएगा। इंडिका किसने लिखा है, मेगास्थनीज हो जाएगा। मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था, चंद्रगुप्त मौर्य। किसका जो है ये किसने भेजा था तो सेल्यूकस ने भेजा था, सेल्यूकस का राजदूत था। तो इस प्रकार से इसमें ढेर क्वेश्चन, सैकड़ों क्वेश्चन इतना ही से बनता है घुमा फिरा कर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और एक एक क्वेश्चन का सही जवाब देना है। वीडियो को 3-4 बार देखिए, आपको पूरी तरह से सारा चीज जो है साफ हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। अन्य जो भारतीय इतिहास के जो स्रोत है, जैसे कि साहित्यिक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत है, और जितने भी स्रोत है साहित्यिक में भी भारत में जो है बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है, हिंदू साहित्य है। तो इन सभी स्रोतों के बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल अगर आपको पसंद आया हो, अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी हम लोग आगे जो है इस से रिलेटेड भारतीय इतिहास और ज्योग्राफी और अन्य जितने भी सब्जेक्ट्स आपको जो है जनरल स्टडीज में आते हैं, उस सभी पर आपको महत्वपूर्ण वीडियोस बना करके जो है ये दिया जाएगा। धन्यवाद।